वेपर प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर होता क्या है? वेपर प्रेशर होता है कि आपका इक्विलिब्रियम के अंदर लिक्विड जो है या फिर कोई सॉल्यूशन, उसके वेपर्स कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर है क्या? इक्विलिब्रियम के अंदर आपका लिक्विड या फिर सॉल्यूशन के वेपर्स कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं वेपर प्रेशर अपनी सराउंडिंग्स पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो वेपर प्रेशर डेफिनेशन हो गया आपकी, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन इज द pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid या फिर solution at a particular टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस्केपिंग टेंडेंसी के। एस्केपिंग टेंडेंसी, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी वेपर्स की बढ़ेगी या फिर उन आइटम्स की बढ़ेगी। अब आता है अगला पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन एंड राल्स लॉ। क्या होता है आपका? तो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन एंड राल्स RAOULTS लॉ। राल्स लॉ क्या होता है? ठीक, तो आपका राल्स लॉ होता है फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स की सॉल्यूशन, वोलेटाइल लिक्विड्स के अंदर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक, तो वोलेटाइल लिक्विड्स के अंदर पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड के बारे में, ऑफ द कंपोनेंट। ठीक, तो एक और बार, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके मोल फ्रैक्शन के। तो उसकी डेफिनेशन होगी RAOULTS राल्स लॉ फॉर volatile solutes। ठीक, तो राल्स लॉ स्टेट्स दैट for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब थोड़ा एक्सप्रेशन निकालते हैं इसका। तो कंसीडर करो, कंसीडर ए सॉल्यूशन containing two volatile
कंपोनेंट्स 1 एंड 2, दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स मानते हैं हम, एक जिन कंपोनेंट्स है 1 और 2, जिनका मोल फ्रैक्शन है x1 with mole fraction x1 and x2 respectively. अब सपोज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उनका प्रेशर है आपके P1 पार्शियल वेपर प्रेशर्स। तो सपोज एट पर्टिकुलर टेम्परेचर their partial vapor pressures are P1 and P2। तो हमने पार्शियल वेपर प्रेशर क्या माने, P1 एंड P2, और उनका उनका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो माना हो गया P1 डॉट एंड P2 डॉट। तो एंड द वेपर प्रेशर, जो उनका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, एंड द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट आर P1 नॉट एंड P2 नॉट। तो अब रॉल्स लॉ कहता है आपका कि पार्शियल वेपर प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दस अकॉर्डिंग टू रॉल्स RAUOULTS रॉल्स लॉ फॉर कंपोनेंट 1, तो कंपोनेंट माने हमने P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 and P1 is equals to P1 not x1। ठीक, सिमिलरली ये क्या है आपका प्योर स्टेट का प्रेशर जो कि कांस्टेंट है। तो सिमिलरली फॉर कंपोनेंट 2 के लिए, तो हमारा कंपोनेंट 2 के लिए भी आ जाएगा कंपोनेंट 2 P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 and P2 is equals to P1 not P1 to x2, प्योर स्टेट कंपोनेंट कांस्टेंट है जो कि अब हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से ये है कि द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशंस। तो डाल्टन लॉ कहता है हमारा कि जो टोटल प्रेशर होगा किसी भी कंटेनर के अंदर, तो वो होगा उन दोनों कंटेनर्स के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल। ठीक, टोटल प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का किसी भी कंटेनर में वो इक्वल टू होगा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, मतलब दोनों जितने भी कंपोनेंट हैं उनके पार्शियल प्रेशर्स का सम। तो हमारे पास दो कंटेनर में दो हैं, P1 पार्शियल प्रेशर, P2 पार्शियल प्रेशर, मतलब इनका हम सम कर देंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर P total over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressures
of the component of the solution. और इसको हम लिख सकते हैं डाल्टन्स लॉ से P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 पार्शियल प्रेशर, जो कि हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में हमने निकाल रखे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get P total equals to x1 P1 naught plus x2 P2 naught। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन, x यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, और P1 नॉट P2 नॉट है आपके पार्शियल वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, ठीक है, उस कंपोनेंट का। अब x1 को लिख सकते हैं 1 माइनस x2 मोल फ्रैक्शन। भाई x1 देखो टोटल मोल होगा आपका, मोल फ्रैक्शन जो P टोटल बनेगा वो बनेगा आपका x, तो होगा x1 प्लस x2 को, ठीक। तो वो ये होगा पूरा आपका मोल फ्रैक्शन जो होगा पूरा 1 के इक्वल होगा, ठीक। 100% मोल निकालो तो कोई भी चीज़ का कंटेंट 1 होगा, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1। अब इसमें से x1 हो जाएगा आपका 1 माइनस x2, क्योंकि इतना हिस्सा x1 है, 1 माइनस x2 x1 कहलाएगा और 1 माइनस x1 x2 कहलाएगा। मान लो आपके पास 100 मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, किसी भी इतने मोल्स हैं। अब इसमें से 90 हैं x1 के और 10 हैं x2 के, तो x1 का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 100 माइनस x2 और x2 का हो जाएगा 100 माइनस x1। तो वही चीज़ यहाँ लगी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x2 इक्वल्स टू x2 सॉरी 1 माइनस x2 P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस में x2 P2 नॉट। अब सॉल्व करते हैं इसे आगे, तो ये हो जाएगा P टोटल इक्वल्स टू 1 माइनस x2 था, तो P1 नॉट माइनस x2 P1 नॉट प्लस में x2 P1 P2 नॉट। तो P टोटल इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2, ठीक। तो एक ग्राफ है, इधर P1 नॉट है y एक्सिस, और इस y एक्सिस पर हम दिखाते हैं y एक्सिस पर ही P2 नॉट, ठीक। यहाँ x1 इक्वल्स टू 1 है और x2 की वैल्यू 0 है, पूरा इधर आ जाएंगे जब, और यहाँ पर x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और x2 की वैल्यू 1, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इधर की तरफ जाएंगे तो x2 बढ़ेगा, इधर की तरफ जाएंगे तो x1 की वैल्यू बढ़ेगी। अब जो ग्राफ बनेगा आपका वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया P1 प्योर स्टेट में, P2 प्योर स्टेट में, एंड P टोटल होगा आपका P1 नॉट प्लस P2 पार्शियल प्रेशर्स, और ये प्योर स्टेट की फॉर्म है, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर थे, वेपर पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर, ये प्योर स्टेट है। तो 1 2 एंड 3 तीन लाइन्स आई। ये आपका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब दे प्लॉट हुआ है वेपर प्रेशर का एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो लाइन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट करती हैं आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1 और 2, ठीक। और लाइन 3 आपका रिप्रेजेंट करती है टोटल वेपर प्रेशर, जो भी आपका टोटल वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन के अंदर बनेगा,
तो द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एन आइडल solution at constant temperature, the dashed line 1 and 2 represent the partial pressure ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो लाइन और 1 एंड 2 आपको क्या दिखा रही है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट दिखा रही है। ये रही P1 और ये है P2, पार्शियल प्रेशर है। अब इट कैन बी सीन दैट it can be seen from the plot that P1 and P2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 एंड x2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x1 और x2 के। क्यों? यहाँ x2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर भी, वेपर पार्शियल प्रेशर x2 का 0 है। अब जैसे जैसे हम x2 की तरफ बढ़ते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं फ्रैक्शन के अंदर, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ाते हैं हम, तो वैसे वैसे हमारे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब सेम पार्शियल प्रेशर यहाँ मैक्सिमम है, x1 मैक्सिमम है 1 मोल फ्रैक्शन, तो पार्शियल प्रेशर भी आपका मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे हम उसकी वैल्यू घटाते हैं, 0 की तरफ चलते हैं फ्रैक्शन की वैल्यू, मोल फ्रैक्शन की, तो वैसे वैसे हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू घट रही है, P1 आपका घट रहा है। ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों। अब द टोटल प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर को आप दिखा रहे हो इज गिवन बाय लाइन मार्क्ड 3 इन द फिगर के अंदर तीसरी लाइन जो मार्क करी है हमने, ये वाली, ये आपका क्या दिखा रही है? टोटल वेपर प्रेशर P1 प्लस P2। अब मोल फ्रैक्शन आपका ये तो आया था, हमने निकाला था अभी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं वेपर फेज में। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो मान लो इफ यदि आपके y1 एंड y2 मोल फ्रैक्शन है आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स, एक 1 एंड 2 के मोल फ्रैक्शन है रेस्पेक्टिवली, तब in the vapor phase then by Dalton's law, using Dalton's law of partial pressures, हमारे पास डाल्टन लॉ से क्या हो जाएगा? P1 इक्वल्स टू y1 P टोटल एंड P2 इक्वल्स टू y2 P टोटल। ठीक है, पार्शियल प्रेशर तो जनरली हम ये लिखे हैं, तो जनरल फॉर्म में तो वो हो जाएगा आपका PI इक्वल्स टू YI P टोटल।
PI मोल, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट जिसका हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं पार्शियल, और ये P टोटल पूरे सॉल्यूशन का वेपर फेज में या फिर पूरे लिक्विड का वेपर फेज में आपका मोल फ्रैक्शन। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स एंड। तो अब तक हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड रॉल्स लॉ। इसके अंदर क्या था, वॉलेटाइल सॉल्यूट्स का। वॉलेटाइल सॉल्यूट्स वो होते हैं जो उड़ जाते हैं, ठीक है, वेपर फॉर्म में बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन अब पढ़ेंगे हम वेपर प्रेशर फॉर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर वेपर फॉर्म में आ जाते हैं। अब और इसको हम कह सकते हो दूसरे फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। एक तो इस तरीके से बोल सकते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन लिक्विड्स का, या फिर वेपर और वेपर प्रेशर of solutions of solids in liquids and Raoult's law, ठीक है। अब किसी भी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट के अंदर यदि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाए एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, द वेपर प्रेशर इज आल्सो रिड्यूस्ड। मतलब कि कोई मान लो कोई सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि हम सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हैं। अब होता क्या है, जब वेपर बनता है तो सबसे पहले सबसे ऊपर के सरफेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके वेपर फॉर्म में चेंज होना शुरू होते हैं। या आपका कोई कंटेनर है, इसके अंदर आपका कोई सॉल्वेंट भरा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, ठीक। यदि वो वॉलेटाइल है तो सबसे पहले उसके सबसे ऊपर के सरफेस के आपके वॉलेटाइल फॉर्म में चेंज होते हैं, वॉलेटाइल फॉर्म में चेंज होते हैं। लेकिन जैसे ही ये तो खाली हमने लिक्विड फॉर्म में, अब जैसे ही हमने इसमें थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स ऐड किए, सॉलिड पार्टिकल्स या फिर सॉल्यूट ऐड किया लिक्विड सॉल्वेंट में, तो जो वॉलेटाइल फॉर्म थी, ठीक है, जो वेपर्स आपके वेपर फॉर्म में चेंज हो रहे थे लिक्विड के, वो क्या हो जाएगा, वो आपके रिड्यूस्ड हो जाएंगे, ठीक है, कम हो जाएंगे, ठीक। अब जो डिक्रीजन होगा आपके वॉलेटाइल वेपर प्रेशर में, वो आपका डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, कितने क्वांटिटी में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट या फिर सॉल्यूशन और उसका क्या नेचर है, वो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ठीक। तो ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो देखो ज़्यादा वेपर फॉर्म में आ रहा है, यहाँ कम हो गया क्योंकि हमने सॉल्यूट या फिर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसे कह दो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो रिड्यूस हुआ। अब ये डिपेंड करेगा रिडक्शन आपका दो चीज़ पे, एक तो क्या नेचर है इस जो हमने सॉल्यूट मिलाया है, और दूसरा कितनी मात्रा पे, ठीक है। एक तो नेचर पे डिपेंड करेगा एंड सेकंड वन डिपेंड करेगा आपका क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक। तो अब राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन, तो इफ ए नॉन वॉलेटाइल solute is added to a solvent to give a solution, the number of solvent
molecules escaping from the surface is correspondingly reduced. Thus, the vapor pressure is also reduced. ठीक है, तो the decrease in the vapor pressure of solvent depends on the quantity of non-volatile solute present in the solution, irrespective of its nature. ठीक है, मतलब सॉरी, नेचर पे मेन जो चीज़ है वो डिपेंड करती है आपकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने मिलाई है, चाहे उसके कोई भी नेचर हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने बोला था वो गलत था कि नेचर पे डिपेंड नहीं करता, केवल किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपका क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने मिलाई है। मान लो आप पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, अब नॉर्मल जब पानी गर्म कर रहे हो तो उसका वेपर वो बहुत जल्दी भाप बन जाएगा, बहुत जल्दी उसका जो वेपर प्रेशर है बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आप उसमें कोई सॉलिड चीज़ मिला दो तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वो घट जाएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, आपने 1 चम्मच चीनी मिलाई है तो बहुत कम घटेगा, आपने 10 चम्मच चीनी मिलाई है तो वेपर प्रेशर 1 चम्मच के बजाय ज़्यादा घटेगा। और आपने पूरा 1 कटोरी चीनी मिलाई है तो वो चाशनी बन जाएगी, उसमें वेपर प्रेशर बहुत कम होगा। ठीक है, तो राल्स लॉ जनरल केस में स्टेट करता है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अभी बताया था थोड़ी देर पहले हमने। तो राल्स RAOULTS law in its general form can be stated as for any solution the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ये राल्स लॉ स्टेट करता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल वेपर प्रेशर और हर ईच कंपोनेंट का वोलेटाइल कंपोनेंट जो वेपर फॉर्म में चेंज हो सकता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। अब तो ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम लेट अस डिनोट सॉल्वेंट को हम 1 से डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट बाई 1 एंड सॉल्यूट बाई 2। तो व्हेन द सॉल्यूट, भाई सॉल्यूट तो सॉलिड है तो वो नॉन वोलेटाइल होगा। नॉन वोलेटाइल सिर्फ राल्स लॉ के हिसाब से वोलेटाइल वेपर ही, जो वोलेटाइल फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, वही कंपोनेंट आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे मोल फ्रैक्शन के। अब सॉल्यूट तो आपका नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड है, नहीं उड़ सकता।
तो एक ही कंपोनेंट रहा जिसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, वो रहा आपका सॉल्वेंट। तो ओनली द सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट हमने लिक्विड फॉर्म में ले रखा है, तो ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट in vapor phase and contribute to vapor pressure। ठीक है, कि सॉल्यूट कर नहीं सकता, तो सिर्फ एक सॉल्वेंट ही होगा जो मॉलिक्यूल्स, जिसके मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में होंगे और वेपर प्रेशर बनाएंगे कुछ। तो लेट P1 बी द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है इसका P1 ऑफ द सॉल्वेंट, X1 बी इट्स मोल फ्रैक्शन। तो X1 क्या है उसका मोल फ्रैक्शन है, तो P1 नॉट बी इट्स, P1 नॉट क्या है वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में। ठीक है, P1 नॉट बी इट्स वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ हमने क्या होता है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो इक्वल्स टू हो जाएगा उसके मोल फ्रैक्शन के। तो देन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, RAOULTS लॉ, P1 is directly proportional to X1। ठीक है, that means P1 equals to X1 P1 नॉट। ठीक है, और इसको कह देंगे हम P टोटल। तो P टोटल यही होगा केवल कि सॉल्यूट का, तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर भाई सॉलिड तो पेपर नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में इसका एक ही चीज़ होगी, मोल फ्रैक्शन यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 लेते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट का X सॉल्वेंट मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 हो सकता है। ये वेपर प्रेशर लेते हैं हम एक्स एक्सिस पर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 0 पर, x1 जब 0 होगा तो आपका वेपर प्रेशर भी 0 होगा। धीरे धीरे मैक्सिमम की तरफ जैसे x1 बढ़ेगा वैसे आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ होगा ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब कि P सॉल्वेंट, P टोटल। एक अब इफ ए सॉल्यूशन obeys Raoult's law for all concentrations, its vapor pressure would vary linearly from 0 to vapor pressure of the pure solvent। तो यहाँ आपकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स की, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की। तो यहाँ लगभग 0 ही होगा उसका प्योर स्टेट में पार्शियल वेपर प्रेशर। अब जैसे जैसे आपकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन तो धीरे धीरे वो किधर की तरफ जाने लगेगा, आपका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट की तरफ। ठीक है,